हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एग्जाम डिकोडर में। आज मैं पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो लाया हूं और इस वीडियो के अंदर मैंने सारे टॉपिक को जो है कवर किया हुआ है। पॉलिटी में हमने कहा जितने टॉपिक होते हैं सभी टॉपिक को मैंने जो है इसके अंदर इस वीडियो के अंदर जो है कवर किया हुआ है। ये अपने आप में एक हमने कहा पॉलिटी का मास्टर वीडियो होगा, ठीक है। तो ये एक मास्टर वीडियो है। हमने कहा वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन हमने कहा ये पॉलिटी अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको मैंने कहा अलग से आपको ज्यादा पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो हमने कहा जो रेगुलेटिंग एक्ट है कब पारित हुआ है ये पूछा गया है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने कहा हमारे यहाँ धीरे धीरे संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया है ये हमसे पूछा गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? सही विकल्प होगा हमारा ये रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष पास किया गया। तो हमने कहा जो मार्ले मिंटो सुधार है ये किस वर्ष पारित किया गया ये पूछा गया। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, किस वर्ष आया था ये पूछा गया है। तो जो आपका मार्ले मिंटो सुधार आया था ये किस वर्ष आया था? ये 1919 में आया था मार्ले मिंटो सुधार। अगला प्रश्न हमारा कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन, कैबिनेट मिशन, संविधान का सभा का गठन और साइमन कमीशन भारत विभाजन। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया हमसे। तो हमने कहा इसमें जो मार्लो मिंटो सुधार है ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए बनाया गया था, ये आपका सही सुमेल है, पहला वाला सही सुमेल है। ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का सुशासन के लिए लाया गया था, ये आपका विकल्प बी वाला ये भी सही है। उसके बाद है सी विकल्प आपका कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। तो कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था, ये भी आपका विकल्प सही है। साइमन कमीशन, भारत विभाजन। तो साइमन कमीशन के तहत भारत का विभाजन नहीं किया गया था। तो आपका जो हमने कहा गलत विकल्प कौन सा होगा? आपका डी साइमन कमीशन भारत विभाजन। क्योंकि साइमन कमीशन हमने कहा जो आया था आपका 1928 में, ये भारत विभाजन के लिए नहीं आया था। भारत विभाजन के लिए हमने कहा लॉर्ड माउंटबेटन योजना जानी जाती है ना। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से किसने प्रतिपादित किया। तो हमने कहा जो संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था ये पूछा गया है। तो जो हमने कहा संविधान सभा का विचार औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ये हमने कहा एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा हमने कहा औपचारिक रूप से सबसे पहले जो है 1934 में। कब? हमने कहा तो 1934 में ये प्रस्तुत किया गया था। 1934 में संविधान सभा का औपचारिक रूप से पहले विचार कौन प्रस्तुत किया? एम.एन. राय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1855 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो संविधान सभा की गठन की मांग का सर्वप्रथम हमने कहा 1895 में किसने प्रस्तुत किया था? किसने मांगा था कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए 1895 में, ठीक है। तो 1895 में सबसे पहले यह बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा जाता है कि भारत का एक खुद का संविधान होना चाहिए। 1895 में किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न हमारा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो हमने कहा जो भारत की संविधान सभा गठित की गई थी किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, कि कृत प्रस्ताव के तहत गठित की गई थी, कि लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत गठित की गई थी, या साइमन कमीशन के तहत गठित की गई थी। तो भारत का जो संविधान सभा का गठन हुआ आप जानते हैं वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ। किस योजना के अंतर्गत हुआ? हमने कहा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हमने कहा भारत के संविधान का या भारत का संविधान सभा जो बना था कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बना था। ओके, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा संविधान निर्माता ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो हमने कहा भारत के संविधान निर्माताओं ने हमने कहा भारत के संविधान निर्माताओं ने किस बात पर हमने कहा विशेष बल दिया था? प्रस्तावना पर, मौलिक अधिकार पर, या मूल कर्तव्य पर, या हमने कहा निर्देशक तत्वों पर। तो हमने कहा जो विशेष बल दिया है संविधान निर्माताओं ने वो किस पर दिया है? वो दिया हमारे प्रस्तावना पर, ठीक है। प्रस्तावना में हमने कहा हमारे संविधान की मूल भावना दिखती है
इसीलिए हमने कहा संविधान निर्माताओं ने जो है इस पर विशेष जोर दिया है, प्रस्तावना जो है कैसी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो हमने कहा जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है वो क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के लिए कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, या कोई नहीं। तो जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है वो क्या होता है? तो हमने कहा अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना होता है। किसी भी कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य होता है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ये कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से सम्मिलित किया गया है? तो हमने कहा समवर्ती सूची को कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया हमसे। तो जो समवर्ती सूची भारतीय संविधान में शामिल की गई है, कहां से शामिल की गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है भारत का संविधान है, भारत का संविधान कैसा है प्रकृति में, ये पूछा गया है। तो भारत का संविधान नेचर में कैसा है? कठोर, कम लचीला, अधिक कठोर, अधिक लचीला, कम, या हमने कहा अत्यंत लचीला, या हमने कहा अत्यंत कठोर। तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान हमने कहा कठोर, अधिक, लचीला, कम, या कठोर, कम, लचीला, अधिक है। तो हमारा संविधान ज्यादा कठोर नहीं है, लचीला भले अधिक है। तो कौन सा विकल्प हमारा सही होगा? तो हमारा विकल्प ए सही होगा। हमारा जो संविधान वो कठोर कम है, लचीला क्या है? अधिक है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे संविधानों को अगर हमने कहा उसमें कुछ चेंज करना है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, इतना कठोर नहीं है कि उसको बदला नहीं जा सकता। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय? तो भारतीय संविधान का जो हमने कहा संरक्षक है, जिसको अभिभावक कहा गया है, तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है या संरक्षक कौन है भारतीय संविधान का? वो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, अगर हमारे संविधान में किसी प्रकार का हमने कहा कोई समस्या आती है, हमने कहा किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो आगे कौन आएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ओके, उसके संरक्षण के लिए उसका हनन होता है, हमारे संविधान का हनन होता है, या उसके मूल तत्वों में हमने कहा किसी प्रकार से छेड़छाड़ होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय हमने कहा उसकी देखरेख करेगा, उसकी व्याख्या करेगा। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? संघीय प्रकार की, या एकात्मक प्रकार की, कठोर प्रकार की, या हमने कहा कुछ एकात्मक या कुछ कठोर। तो हमने कहा भारतीय संविधान की संरचना जो है वो कैसा है? वो हमने कहा कुछ एकात्मक है, कुछ कठोर है, कुछ एकात्मक है या और कुछ हमने कहा कठोर है भारतीय संविधान की संरचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया है? तो भारत में संसदीय प्रणाली को कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या हमने कहा रूस के संविधान से। तो भारत में हमने कहा जो संसदीय प्रणाली लिया गया है ये कहां से लिया गया है? तो भारत में संसदीय प्रणाली को हमने कहा ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो हमारे संसदीय प्रणाली अपनाया गया है, सांसद बनते हैं, सांसद का चुनाव होता है, ठीक है, बाकी सारी प्रक्रिया हमने कहा जो मंत्रिमंडल की व्यवस्था होती है, ये सारी प्रणाली कहां से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो कौन सा भाग उल्लेख करता है कि हमारे यहाँ संविधान में संशोधन किया जाएगा? तो ये भाग 20 है। भाग 20 में लिखा गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में। आप जानते हैं हमारे संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। अनुच्छेद 368 के तहत हमारे संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जा सकता है। किस भाग में है? भाग 20 में। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हमारा संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है ये पूछा गया है। तो जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में है। किसमें है? संविधान के भाग 4। तो चतुर्थ भाग में हमने कहा जो है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न हमारा सुमेलित कीजिए, सुमेल करना है इसका। हमने कहा मौलिक अधिकार आयरिश संविधान से, राज्य के निदेशक तत्व कनाडा के संविधान से, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से, या केंद्र राज्य संबंध अमेरिका के संविधान से।
तो कौन सा हमने कहा इस प्रकार से किसका सुमेल किससे करना है ये पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। इसका सुमेल आप अमेरिका से कर देना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहाँ से लिया गया है, तो ये हमने कहा आयरिश संविधान से लिया गया है। इसका सुमेल आप आयरलैंड से करेंगे या आयरिश संविधान से करेंगे। मंत्रिमंडली सरकार, इसका सुमेल कहाँ से करेंगे, तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से मंत्रिमंडली सरकार का सुमेल करेंगे। बाकी केंद्र राज्य संबंध ये कहाँ से लिया गया है, तो केंद्र राज्य संबंध जो हमने कहा इसका विचार लिया गया ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है, क्योंकि अमेरिका में राज्य जो है और जो केंद्र है उनके संबंध के बारे में हमने कहा काफी अच्छी व्याख्या मिलती है। तो वहीं से हमने कहा केंद्र राज्य संबंधों के बारे में अमेरिका का संविधान जो हमने कहा उत्तरदायी है हमारे संविधान के लिए। ओके, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो जो हमने कहा 73वां संविधान संशोधन किया गया था उसके द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची या 11वीं या 12वीं अनुसूची। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा आप जानते हैं कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन द्वारा आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें कौन सा सही विकल्प होगा, विकल्प सी 11वीं अनुसूची। अगला प्रश्न हमारा भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तो हमने कहा जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है ये किससे है, तो तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है, तो शपथ एवं प्रतिज्ञान से। जो संविधान की तीसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है, शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित कीजिए, इसको सुमेलित करना है। चतुर्थ अनुसूची का संबंध किससे है, षष्ठ अनुसूची का संबंध किससे है, अष्टम अनुसूची का संबंध किससे है, 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो हमने कहा जो चतुर्थ अनुसूची का संबंध है ये किससे है, तो इसका संबंध हमने कहा इसका संबंध हमने कहा कि जो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन से, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से, आवंटन यहाँ पर विकल्प नहीं दिया गया है। तो हम देखिए छठी अनुसूची किससे मिलान करेंगे, तो छठी अनुसूची का संबंध हमने कहा जनजाति क्षेत्र से, और अष्टम अनुसूची इसका संबंध राजभाषा से, अष्टम अनुसूची का संबंध राजभाषा से, 9वीं अनुसूची का संबंध आपका भूमि सुधार से, भाषा भाषा दो में हो गया है। तो ये हमने कहा जो चौथी अनुसूची है इसमें किसके बारे में लिखा गया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब किस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य होंगे या किस प्रकार से सदस्य होंगे, उनके स्थानों का आवंटन कैसे किया जाएगा, ये चतुर्थ अनुसूची में लिखा गया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ओके, अगला प्रश्न हमारा संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में जो आर्टिकल फर्स्ट है हमारा, इसमें हमारे संविधान को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, कि भारत जो है राज्यों का संघ है, और भारत राज्यों का संघ ही है। यहाँ पर आप जानते हैं इतने सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत क्या हमने कहा राज्यों का संघ है। अगला प्रश्न हमारा है नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो हमने कहा नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 16, जो आप देखते होंगे कि आपका जो विभिन्न प्रकार की नौकरियां होती हैं उसमें हमने कहा कमजोर वर्गों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, जो आरक्षण उनके लिए उपलब्ध कराया गया है, वह किस अनुच्छेद के तहत उनको आरक्षण मिलता है ये पूछा गया है। तो अनुच्छेद 16 के तहत उनको आरक्षण मिलता है कमजोर वर्गों को नौकरियों में। ओके, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। तो हमने कहा जो संघ लोक सेवा आयोग है और राज्य लोक सेवा आयोग है, या किस अनुच्छेद में है, ये हमसे पूछा गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग और हमने कहा
राज्य लोक सेवा आयोग, यह अनुच्छेद 315 में है। किसमें? देखिए 115 ले दिया गया है तो आप 315 बना लेना, 315। तो अनुच्छेद 315 में हमने कहा संघ लोक सेवा आयोग एक होगा और हमने कहा राज्य लोक सेवा आयोग होंगे, इसके बारे में लिखा गया है अनुच्छेद 315 में। ठीक है, इसको अनुच्छेद हमने कहा 315 बना लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा, संविधान किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के द्वारा, या अनुच्छेद 356 के द्वारा, या अनुच्छेद 355 के द्वारा, या अनुच्छेद 360 के द्वारा। तो अब जानते हैं जो हमने कहा अनुच्छेद वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है वह अनुच्छेद 360 के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? अनुच्छेद 360 के द्वारा हमारे भारत में जो है वित्तीय आपात की घोषणा होती है। 352 में आप जानते हैं जो आपका राष्ट्रीय आपात है। क्या 352 में हमने कहा राष्ट्रीय आपात, तो 352 में राष्ट्रीय आपात है और आपका 356 में राष्ट्रपति शासन है। राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है 356, ठीक। और 360 में हमने कहा कि आपका जो वित्तीय आपात की घोषणा होती है 360 के तहत। अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो हमने कहा किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? कौन राज्यों के नाम बदल सकता है, ये पूछा गया है। किसी राज्य का नाम हमने कहा बिहार है तो उसका नाम दूसरा अगर करना चाहे तो कौन कर सकता है, या यूपी का नाम कोई बदलना चाहे तो कौन कर सकता है, ये पूछा गया है। तो हमने कहा ये अधिकार किसको है? तो ये अधिकार हमने कहा संसद को है, किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? लक्षद्वीप, दादर नागर हवेली, पुदुचेरी, या हमने कहा पुदुचेरी, दो बार टाइप हो गया पुदुचेरी। तो हमने कहा जो इसमें से संघ राज्य क्षेत्र नहीं है वो कौन सा है? वो है आपका दादर नागर हवेली। पहले ये संघ शासित प्रदेश था लेकिन हमने कहा दमन दीव में इसका विलय कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि दमन दीव में इसको मिला दिया गया है। तो ये अब दादर नागर हवेली हमने कहा संघ राज्य क्षेत्र नहीं रहा, बाकी सारे संघ शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप आपका संघ शासित प्रदेश है और पुदुचेरी भी आपका संघ शासित प्रदेश है। दादर नागर हवेली पहले था लेकिन अब नहीं, इसका विलय कर दिया गया है दमन दीव में। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती कैसे? जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, या हमने कहा भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो जो भारतीय नागरिकता अगर किसी को चाहिए तो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो हमने कहा इसको जन्म द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब देशीकरण का मतलब होता है कोई अगर यहाँ विदेशी व्यक्ति है, बहुत दिनों से रह रहा है, कई सालों से रह रहा है, और हमने कहा वह पूरी तरह से भारतीयता उसके अंदर जो है समा गई है, तो हमने कहा वह कुछ कागजी कार्रवाई करके एक नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जो हमने कहा कुछ शर्तों को पूरा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा सम्मेलन द्वारा, तो हमने कहा किसी भूभाग के सम्मिलित के द्वारा अगर कोई भूभाग भारत जीत लेता है तो हमने आपका कोई भूभाग भारत में शामिल हो जाता है तो उसका जो वहां पर बसने वाला व्यक्ति होगा उसको भी नागरिकता हमने कहा प्राप्त हो जाएगी। लेकिन हमने कहा भारतीय बैंक में धन जमा करके नागरिकता नहीं मिलती। किसी बैंक में आप जाएं, पैसा डिपॉजिट कर दे कोई व्यक्ति और नागरिकता ले ले, ऐसा नहीं होता। तो इसमें गलत विकल्प कौन सा होगा? आपका ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? हाँ, तो भारतीय नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है ये पूछा गया है। त्यागने पर तो समाप्ति हो जाती है, पर्यावासन पर, या हमने कहा अगर वह कहीं चला जाता है दूसरे यहाँ निवास करने लगता है तो इससे भी समाप्त हो जाती है, वंचित किए जाने पर या भारत सरकार उसको वंचित कर देती है तब भी समाप्त हो जाती है। तो उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त सभी प्रकार से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, संविधान के अनुच्छेद 12 से 36 तक, 12 से 39 तक, या संविधान के अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो हमने कहा जो भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वह 12 से 35 तक किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने कहा मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो जो हमने कहा वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है? 6। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो हमने कहा भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? नीति निर्देशक सिद्धांत या मूल अधिकार या आपके मूल कर्तव्य या आपकी प्रस्तावना? तो कौन परिवर्तनीय ये पूछा गया है। तो हमने कहा अगर परिवर्तन के बारे में पूछा जाए तो आपका मूल अधिकार जो है ये परिवर्तनीय है। इसका ये मतलब हुआ अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, आप न्यायालय जाना चाहते हैं और उसका परिवर्तन कराना चाहते हैं, तो हमने कहा वह परिवर्तनीय है। परिवर्तन होने का मतलब न्यायालय द्वारा अपने मूल अधिकारों के हनन पर न्यायालय से जो अपने मूल अधिकारों की मांग कर सकते हैं, उसको लागू करा सकते हैं। परिवर्तन करने का मतलब होता है लागू करा सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? हमारा न्यायालय है। तो मूल अधिकारों का अगर हनन होता है तो उसके संरक्षण के लिए आगे कौन आएगा? न्यायालय आएगा। न्यायालय वहां पर हस्तक्षेप करता है मूल अधिकारों के हनन होने पर। तो संरक्षक कौन होगा? न्यायालय होगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। तो पूछा गया है इसमें कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आप जानते हैं बोलने का अधिकार एक आपका मौलिक अधिकार है, व्यवसाय करने का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, धर्म का अधिकार आपका एक मौलिक अधिकार है, लेकिन हमने कहा हड़ताल पर जाने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति हड़ताल पर चला जाए, काम बंद कर दे, इस प्रकार से इसको मौलिक अधिकार नहीं कहा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से हमने कहा किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत या उपयुक्त सभी। तो हमने कहा जो भारत के नीति निर्देशक तत्वों में विभिन्न सिद्धांत के बारे में कहा गया है उसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो देखिए आर्थिक सिद्धांत भी निहित है, मतलब आर्थिक जो सिद्धांत है या हमने कहा आर्थिक नियमों का जो पालन किया जाएगा ये हमने कहा इसमें कहा गया है। और सामाजिक सिद्धांत भी हैं नागरिकों के लिए और प्रशासनिक सिद्धांत भी है नागरिकों के लिए, जिसको जो कौन लागू कराता है? राज्य लागू कराता है, क्योंकि जो राज्य के नीति सिद्धांत होते हैं उसके लिए राज्य उत्तरदायी होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? इसमें आंसर आपका होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हमारा, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व का महत्व राज्य के लिए है। किसके लिए है? राज्य के लिए है। राज्य को ही कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्वों का पालन कराए। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्वों का जो महत्व है किसके लिए है? राज्य के लिए है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो हमने कहा जो हमारे नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को समाहित किया गया हमारे संविधान में, किस अनुच्छेद क्या कहते हैं, किस समिति के द्वारा जो है इसको समाहित किया गया? किस समिति ने सिफारिश किया था कि मूल कर्तव्य होने चाहिए नागरिकों के लिए? जैसे नागरिकों को मूल अधिकार दिया गया है तो इस समिति ने कहा अगर इनको मूल अधिकार प्राप्त है तो इनके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो इसके लिए ये सिफारिश किसने की थी? तो हमने कहा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही हमने कहा 44वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में, क्योंकि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब हुआ था? 1976 में। और इसी के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति ने, या स्वर्ण सिंह एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये कहा था कि जो है नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य जो है तय किए जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में हमने कहा किसमें कहा गया है? 51A में कहा गया है। 51 का या इसको 51A कहते हैं, इसी में मौलिक कर्तव्यों के बारे में वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थोड़ा सा स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि हमने कहा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक को कवर किया गया इसमें। हमने कहा पॉलिटी में जितने टॉपिक बनते हैं सभी टॉपिक को जो हमने कहा इस वीडियो के अंदर कवर किया गया है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे ताकि कम समय में हमने कहा वो सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएं। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि आप ज्यादा समय नहीं देना चाहते, आपका समय बहुत कीमती है और आपके पास समय भी नहीं ज्यादा होता, इसलिए मैंने ये मास्टर वीडियो बनाया है। अगर इसको आप बेहतरीन तरीके से कर लेते हो और इसी को 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको हमने कहा ज्यादा अलग से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो जो भारत का संघीय व्यवस्थापिका है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये संसद के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और आपका राष्ट्रपति। ये संसद के 3 अंग होते हैं। आपसे पूछा जाता है संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो संघीय व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, संसद का अस्थायी सदन है, तो जो हमारे संसद का अस्थायी सदन है कौन सा है? तो एक हमारे संसद में एक अस्थायी सदन होता है, एक अस्थायी सदन होता है। तो जो अस्थायी सदन होता है उसको राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, ये हमेशा बना रहता है। हाँ, यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो हमने कहा प्रत्येक 2 वर्षों बाद रिटायर होते रहते हैं, लेकिन हमने कहा ये जो राज्यसभा सदन होता है ये कभी भंग नहीं होता, ये हमेशा अस्थायी बना रहता है। जबकि लोकसभा सदन हमारा 5 वर्षों के बाद भंग हो जाता है। जब चुनाव होता है, आम चुनाव हमारा होता है लोकसभा का, तो उसके बाद हमने कहा ये भंग हो जाता है। तो अस्थायी सदन कौन है? हमारा राज्यसभा है। अस्थायी सदन पूछा जाए तो लोकसभा बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। जो कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन होता है? वो राष्ट्रपति होता है। इसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है कार्यपालिका का। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा या कार्यपालिका का प्रमुख कौन होगा? तो हमारा राष्ट्रपति होगा। यह अनुच्छेद 53 में है। अगला प्रश्न हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती, किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति में निहित होती है संघ की कार्यपालिका शक्ति। हालांकि सारे कार्य प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद करता है, लेकिन हमने कहा जो शक्ति अधिक पावर वो राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम किए जाते हैं मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? हमने कहा राष्ट्रपति का निर्वाचन जब होता है तो कौन सी रीति से होता है या कौन सी पद्धति अपनाई जाती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो ये जो पद्धति आपकी अपनाई जाती है उसको कहते हैं समानुपातिक प्रतिनिधित्व में एकल संक्रमणी मत पद्धति। तो समानुपातिक प्रतिनिधियों में हमने कहा एकल संक्रमणी मत पद्धति को अपनाया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक है, तो जब कभी विस्तार से आपको बताएंगे तो इसमें बताएंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व या एकल संक्रमणी मत प्रणाली क्या होती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या होती है। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें हमने कहा प्रस्तावक होते हैं और अनुमोदक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति, हमने कहा कोई प्रत्याशी राष्ट्रपति के रूप में खड़ा होना चाहता है तो कितने प्रस्तावक होना चाहिए और कितने अनुमोदक होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ऐसे नहीं तो बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने कहा 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अगर कोई व्यक्ति, हमने कहा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो हमने कहा 50 सदस्य, हमने कहा लोकसभा राज्यसभा से 50 सदस्य जो है उसके नाम का प्रस्ताव भेजें और 50 सदस्य अनुमोदन करें कि हाँ ये व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की जो सूचना उपराष्ट्रपति देता है वो किसको देता है? तो हमेशा जो राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को। राष्ट्रपति जब त्याग पत्र देना चाहेगा इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, संसद सदस्य नहीं होता। तो हमने कहा जो उपराष्ट्रपति होता है लोकसभा का सदस्य होता है? नहीं होता है, लोकसभा का सदस्य नहीं होता उपराष्ट्रपति। ना तो राज्यसभा का सदस्य होता है उपराष्ट्रपति, किसी भी सदन का सदस्य होता है।
ये भी हमने कहा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। संसद का सदस्य नहीं होता, तो संसद का सदस्य होता ही नहीं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है आप जानते हैं, सॉरी, उपराष्ट्रपति जो होता है ये आपके कहाँ पर होता है, राज्यसभा में होता है। राज्यसभा का जो सभापति होता है उसी को उपराष्ट्रपति भी कहते हैं। और संसद सदस्य नहीं होता, ये बाहर का व्यक्ति होता है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न हमारा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो अभी हमने देखा था राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो यहाँ पूछा गया उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन द्वारा या उपयुक्त में से दोनों प्रकार से। तो जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है या उपराष्ट्रपति को चुना जाता है, कैसे इसका निर्वाचन होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं क्या होता है। प्रत्यक्ष रूप से होने का मतलब होता है अगर जनता किसी को वोट देकर चुनती है, जहां पर हमने कहा प्रतिनिधि सारे वोट के माध्यम से चुने जाते हैं, जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में भाग लेती है, जनता वोटिंग करती है, उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना कहते हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से हमने कहा जनता यहाँ भाग नहीं लेती, यहाँ जनता के प्रतिनिधि भाग लेते हैं, जो उसके विधायक होते हैं, जो उसके सांसद होते हैं, वो लोग हमने कहा जिस चुनाव में भाग लेते हैं उसको अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना कहा जाता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव, आप उपराष्ट्रपति को चुनते नहीं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है आप वोट देने जाते हैं, नहीं जाते आप। तो यहाँ पर वोटिंग जो हमने कहा जो आपके प्रतिनिधि होते हैं वो देते हैं, इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ओके, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों को अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें चुनाव में भाग नहीं लेते। भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, राज्यसभा के नाम से, विधानसभा के नाम से, हाउस ऑफ लॉर्ड के नाम से या सीनेट के नाम से। तो भारतीय संसद का जो अपर हाउस है उसको राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, राज्यसभा कहते हैं, अपर हाउस, जिसको उच्च सदन भी कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसी को अपर हाउस भी कहा जाता है, और इसी को अस्थाई सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है, तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है ये हमने कहा राज्यों का होता है या संघ शासित क्षेत्रों का होता है या उपयुक्त दोनों का होता है। तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है ये राज्यों का होता है, राज्यों का, संघ शासित क्षेत्रों का, दोनों का। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों में से दोनों का होता है। सही विकल्प आपका होगा सी, उपयुक्त दोनों। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व किसका होता है, राज्यसभा में जो जाने वाले लोग होते हैं राज्यों से भी जाते हैं और संघ शासित प्रदेशों से भी जाते हैं चुनकर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। तो जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है कौन सा है, वो आपका लोकसभा है कि राज्यसभा है कि दोनों है। तो जनता द्वारा जो सदन चुना जाता है, इसके प्रतिनिधि जो चुने जाते हैं सीधे रूप से जनता के द्वारा, वो लोकसभा के होते हैं। जाना ना, लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेगी, लेकिन राज्यसभा का जब चुनाव होता है जनता यहाँ वोट नहीं करती, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती, उसके प्रतिनिधि भाग लेते हैं राज्यसभा के चुनाव में। राज्यसभा के चुनाव में कौन भाग लेता है, विधायक लोग, केवल विधायक लोग वोटिंग करते हैं। किसी भी राज्यसभा को सदस्य को जब चुनना होता है तो केवल विधायक लोग जो आपके प्रतिनिधि होते हैं वो वोट देते हैं, जनता यहाँ वोट नहीं देती। लेकिन लोकसभा के चुनाव में जनता वोट देती है। लोकसभा का जो चुनाव होता है सामान्यतः इसको आप, जिसको प्रधानमंत्री का चुनाव कहते हैं या सांसदीय का चुनाव कहते हैं, उसी को कहा जाता है लोकसभा का चुनाव, और यहाँ पर जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन कौन हो गया, लोकसभा। अगला प्रश्न हमारा, भारत में लोकसभा किसकी प्रतिनिधित्व करता है। तो भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है ये पूछा गया है। तो ये हमने कहा राज्यों की विधानसभाओं का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का, राजनीतिक दलों का, भारतीय जनता का। तो भारत में लोकसभा जो प्रतिनिधित्व करता है ये भारतीय जनता का करता है, क्योंकि भारतीय जनता हमने कहा इसमें प्रत्यक्ष रूप से इसके चुनाव में भाग लेती है। तो लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करेगा, भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में हमने कहा अधिकतम कितने सांसद बनाए जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो लोकसभा में अधिकतम जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वो 552 है। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 552। ठीक है, तो अधिकतम हमने कहा लोकसभा की जो सदस्य संख्या है कितनी हो सकती है, 552। वर्तमान में जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 543 है।
पहले 545 था, लेकिन वर्तमान में इस समय कितने हैं? 543 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, वो क्या कहते हैं? वर्तमान सदस्य संख्या। अधिकतम 552 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 543 है, पहले 545 था। ओके, तो वर्तमान में पूछा जाएगा 543 बताएंगे और अधिकतम पूछा जाएगा 552 बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि उपराष्ट्रपति करता है कि राज्यसभा का सभापति करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। जो हमने कहा लोकसभा का आम चुनाव हो रहा है या होता है आम चुनाव, तो जब हमने कहा सारे सांसद चुनकर चले जाते हैं हमारे जो लोकसभा के अंदर, तो वहां पर हमने कहा सारे सांसद जिसको और जिस पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है वो अपने में से ही एक क्या चुनते हैं? हमने कहा एक व्यक्ति को चुनेंगे, प्रधानमंत्री चुनेंगे, और उस प्रधानमंत्री को जब चुन लिया जाएगा तो उसकी नियुक्ति की जाएगी। और नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को हमने कहा उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ये राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। पद और गोपनीयता दो प्रकार की शपथ होती है प्रधानमंत्री का। एक प्रधानमंत्री हमने कहा अपने पद की शपथ लेता है और दूसरा क्या लेता है? अपने पद के लिए गोपनीयता की शपथ लेता है। गोपनीयता की शपथ लेने का मतलब होता है जो भी वो सरकार के अंदर जो नीतियां या हमने कहा जो भी योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, जब तक सामूहिक रूप से कोई सहमत ना हो वो उसको बाहर लीक नहीं करेगा, किसी को बताएगा नहीं। इसको गोपनीयता की शपथ लेना कहते हैं। और पद, प्रधानमंत्री के पद के रूप में वह शपथ लेता है, एक मंत्री के रूप में शपथ लेता है। अगला प्रश्न हमारा, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो वो आपका प्रधानमंत्री होता है। जो हमने कहा मंत्रिमंडल, आम चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है, जो पार्टी जीतती है, तो जो मंत्री परिषद बनाया जाएगा उसका अध्यक्ष कौन होगा? तो उसका अध्यक्ष जाहिर सी बात है जो बहुमत दल का नेता होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वही संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष भी होता है। जैसे हमने कहा वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं, तो ये हमने कहा क्या है? ये जो है संघीय मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। क्या है? अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न हमारा, भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के केंद्रीय मंत्री बैठक परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य बारी बारी। तो भारत के केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये आपका प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? तो ये सारे जो पद हैं यहाँ पर हमने कहा आपके प्रधानमंत्री के पद के बारे में अनुच्छेद 74 में कहा गया है। बाकी हमने कहा राष्ट्रपति के पद के बारे में अनुच्छेद 53 में कहा गया है, और उपराष्ट्रपति के बारे में हमने कहा अनुच्छेद 63 में कहा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री के बारे में अनुच्छेद 74 में, राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 53 में, उपराष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 63 में, और उप प्रधानमंत्री के बारे में हमने कहा हमारे संविधान में कहीं भी जो है व्यवस्था नहीं किया गया है। इसके बारे में, तो उप प्रधानमंत्री के बारे में हमारे संविधान में कहीं भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। उप प्रधानमंत्री जो पद है ये हमने कहा एक राजनीतिक पद है। अगर वह पार्टी चाहती है कि प्रधानमंत्री बनाए तो बनाती है, नहीं तो इसका कोई हमने कहा उल्लेख नहीं है संविधान में हमारे। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है किसके द्वारा होता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष जो बनेगा वह कैसे चुना जाएगा? तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं, या ऑप्शन बी है आपका लोकसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं, या संसद सदस्य चुनते हैं, या हमने कहा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने कहा जो लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, ठीक है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हमने कहा लोकसभा का अध्यक्ष जो हमने कहा इस प्रकार से इसके लिए इसके चुनाव की कोई प्रक्रिया
नहीं अपनाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो लोकसभा अध्यक्ष हमने कहा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन ग्रहण कराता है? तो देखिए, जो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ ग्रहण कराता है, ये राष्ट्रपति कराता है या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कराते हैं, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष कराता है, या हमने कहा शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष को हमने कहा पद के शपथ की आवश्यकता होती ही नहीं। हमने कहा जो है लोकसभा अध्यक्ष को हमने कहा पद के शपथ की ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, ये जो पिछला वाला प्रश्न था हमने कहा एक बार इसको दोबारा देख लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन कराता है? ये चुनाव कराता नहीं, इसको हमने कहा जो सारे सदस्य होते हैं अपने में से ही एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो सकता है या होगा, हमने कहा कौन सा होगा? ये लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो हमने कहा जो लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं वो अपने में से ही एक व्यक्ति को क्या चुनते हैं? लोकसभा अध्यक्ष चुनते हैं। ये आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा, इसको सही कर लेना। अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? तो भारत सरकार का हमने कहा जो प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, विधि सचिव, या संघीय विधि मंत्री, या हमने कहा भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है आपका भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो किसी राज्य का उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है क्या चीज? किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, विधि विभाग का महासचिव, अटॉर्नी जनरल। तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का जो विधि अधिकारी होता है वो होता है आपका एडवोकेट जनरल। कौन होता है? एडवोकेट जनरल। जैसे हमने कहा अगर भारत का पूछा जाता कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन होता है तो आपका वो अटॉर्नी जनरल होता है। लेकिन हमने कहा राज्य का पूछा गया है तो राज्य का कौन होता है? राज्यों में उसी तरह एडवोकेट जनरल होता है, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये हमने कहा केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये निहित है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में केंद्र सरकार के व्यय को, जो हमने कहा केंद्र सरकार हमारा सारा व्यय करती है, जहां पर जो सारे खर्चे करती है उसको नियंत्रित कौन करेगा? उस पर उसको हमने कहा उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? तो ये हमने कहा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है लेखा जोखा कि सही योजनाओं में पैसा खर्चा किया जा रहा तो कितना खर्चा किया गया, ठीक है, या कोई उसमें घोटाला हुआ, ये सारा हमने कहा कौन जांच करता है? इसकी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक इसकी जांच करता है, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा, किस समिति को मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो मितव्ययिता समिति किसको कहते हैं? प्राकलन समिति को, या लोक लेखा समिति को, नियम समिति को, या संयुक्त परवर समिति को? जो मितव्ययिता समिति हमारे संसद की उसको कहते हैं लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति को हमने कहा मितव्ययिता समिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो हमने कहा जो लोक लेखा समिति होती है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है पूछा गया। तो लोक लेखा समिति में हमने कहा कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। लोक लेखा समिति में हमने कहा कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें से 15 आपके लोकसभा से होते हैं और 7 जो है आपके राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो 15 लोकसभा से
कितने हमने कहा, तो आपके 15 जो है लोकसभा से होंगे और 7 कहाँ से होंगे, राज्यसभा से होंगे। तो लोक लेखा समिति में पूछा था कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। हमारे संसद की एक समिति होती है। ये जो समितियां होती हैं ये क्या करती हैं, तो आप देखते होंगे जो लोकसभा या हमने कहा राज्यसभा में जो सारे काम किए जाते हैं दिन प्रतिदिन के, तो लेखा जोखा या जो सारा कागजी कार्रवाई होता है, जो सारा लिखने वाली प्रक्रिया होती है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो हमने कहा इधर से उधर करने की प्रक्रिया होती है, ये समितियां ही करती हैं। आप देखेंगे जो सारा कागजी कार्रवाई होता है हमारे संसद के अंदर, यही सारी समितियों के हमने कहा माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास, संसद के पास, राष्ट्रपति के पास, या हमने कहा विधि मंत्रालय के पास। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में अगर वृद्धि करना, मतलब हमारे सर्वोच्च न्यायालय में जितने न्यायाधीश हैं, अगर लगेगा कि काम ज्यादा हो गया है, इनकी संख्या और बढ़ानी चाहिए, तो हमने कहा इनकी संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो हमने कहा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो अधिकार है वो आपकी संसद को है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। तो हमने कहा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है वह कितनी है? मतलब कोई सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय का, जिसको हाई कोर्ट कहते हैं, हाई कोर्ट का न्यायाधीश अगर रिटायर होगा तो कितनी वर्ष की आयु में रिटायर होगा, ये पूछा गया है। तो 62 वर्ष की आयु में हमने कहा वह रिटायर होगा, 62 वर्ष। अगला प्रश्न हमारा, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो उसके स्थान पर कौन कार्य करेगा? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो जाएं, जैसे आप जानते हैं जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की तरह कार्य करता है। लेकिन अगर हमने कहा अगर दोनों पद खाली हो जाएं तो उनके स्थान पर कौन कार्य करेगा? तो उनके स्थान पर कार्य करता है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा हमने कहा राष्ट्रपति के स्थान पर कार्य किया जाएगा। ओके, अगला हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो हमने कहा जो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है वो कौन है? भारत में आप जानते हैं कितने उच्च न्यायालय हैं? टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। हाई कोर्ट कितने हैं भारत में? टोटल 25 हाई कोर्ट है। तो सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा, ये पूछा गया है। तो भारत में हमने कहा उच्च न्यायालय सबसे बड़ा कौन सा है? तो वह है आपका प्रयाग उच्च न्यायालय। ठीक है, तो हमारा जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है या प्रयाग हाई कोर्ट है, ये हमने कहा सबसे बड़ा जो है आपका उच्च न्यायालय है। ठीक है, ये प्रयाग में हमने कहा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो हमने कहा जो सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है आपका है? यूपी के अंदर जो हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयाग उच्च न्यायालय है, ये सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है भारत में। 25 उच्च न्यायालयों में सबसे बड़ा है ये। बड़ा उच्च न्यायालय होने का मतलब होता है, यहाँ पर आप देखेंगे हमने कहा जो न्यायाधीशों की संख्या है सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप पर उच्च न्यायालय में से एक एकाधिकार है। तो अंडमान निकोबार द्वीप जो है उच्च न्यायालय में से एक का एकाधिकार है। किसका एकाधिकार है? देखिए जो हमने कहा उच्च न्यायालय हैं हमारे भारत में 25 हैं, लेकिन हमने कहा हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो न्यायालय तो 25 ही है ना। तो हमने कहा 2-3 राज्यों के लिए एक ही न्यायालय बनाया जा सकता है, एक ही उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। तो हमने कहा जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप उच्च न्यायालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके लिए उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसके लिए उच्च न्यायालय आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है। कौन सा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय पूछा जाए तो कहाँ पे है? कलकत्ता में। और बाकी हमने कहा पश्चिम बंगाल का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? कलकत्ता में है। तो ये 2 राज्यों के लिए है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें निहित होती है? जैसे केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, उसी प्रकार से राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? वो राज्यपाल में निहित होती है। किसमें? राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अगला प्रश्न हमारा, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में हो गया। अगला है, राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? जैसे हमने बताया था आपको, राष्ट्रपति जब अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र
राष्ट्रपति को देता है, उसी प्रकार से राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देगा? राष्ट्रपति को। बहुत कुछ आता है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि राष्ट्रपति का ही व्यक्ति राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति का एजेंट होता है राज्यपाल। और कहाँ पर होता है? प्रत्येक राज्य में होता है। राज्य में राष्ट्रपति अपना एजेंट के रूप में राज्यपाल को भेजता है। तो राज्यपाल को जब त्यागपत्र देना होगा, किसको देना होगा? तो राष्ट्रपति को देना होगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री निर्वाचित होते हैं, नियुक्त होते हैं, मनोनीत होते हैं या चयनित किए जाता है? तो जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं यह क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं कि नियुक्त होते हैं कि मनोनीत होते हैं? तो मुख्यमंत्री के रूप में आप जानते हैं कोई जो है निर्वाचित नहीं होता। वो एक हमने कहा जो है विधानसभा के सदस्य के रूप में, या हमने कहा विधान परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। तो कौन सा सही विकल्प होगा? मुख्यमंत्री जो होते हैं हमने कहा ये नियुक्त होते हैं, और मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति? राज्यपाल करता है। जब आम हमने कहा जो विधानसभा का आम चुनाव होगा, वहां से जीत के कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा, तब उसके बाद जो है राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा। अगला प्रश्न हमारा, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? राज्यपाल के प्रति, विधान परिषद के प्रति, विधानसभा के प्रति, या हमने कहा प्रधानमंत्री के प्रति? तो जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है यह किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ये उत्तरदायी होता है विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। तो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, और जो हमारा राज्यों में मुख्यमंत्री होता है वह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ओके, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो राज्य विधानमंडल का हमने कहा जो ऊपरी सदन है वो कौन सा है? तो ऊपरी सदन आपका विधान परिषद है, या अपर हाउस कहते हैं इसको। अपर हाउस कौन है? विधान परिषद है। या ऊपरी विधान क्या कहते हैं? विधानमंडल का ऊपरी सदन पूछा जाए तो भी हमने कहा विधान परिषद है। या आपका अस्थाई सदन पूछा जाए, राज्य के अंदर अस्थाई सदन पूछा जाए, या विधानमंडल का अस्थाई सदन पूछा जाए, कौन है? वो भी विधान परिषद है। तो 2-3 रूपों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अस्थाई राज्य विधानमंडल का अस्थाई सदन कौन है? तो विधान परिषद है। या राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन है? तो विधान परिषद है। या हमने कहा अस्थाई सदन कौन है? तो हमने कहा आपका विधान परिषद है। तो सही विकल्प कौन सा होगा? विधान परिषद। अगला प्रश्न हमारा, किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को, विधानसभा को, नगर पालिका को, ग्राम पंचायत को? तो हमने कहा जो समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता वो है आपका विधान परिषद। राज्यसभा, विधानसभा, इसमें राज्यसभा दिया है, राज्यसभा। तो आप जानते हैं जो हमने कहा राज्यसभा को हमने कहा ये आपका अस्थाई सदन होता है। इसको जो है समाप्त किया जा सकता है, जड़ से ही समाप्त कर दो, राज्यसभा रहे ना, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हमने कहा इसको भंग करना चाहते हो तो इसको भंग नहीं किया जाता। राज्यसभा ये हमेशा बनी रहती है, बल्कि इसके सदस्य जो होते हैं राज्यसभा के हर 2 साल पर रिटायर होते रहते हैं, लेकिन ये सदन बना रहता है हमेशा के लिए। लेकिन लोकसभा हमारा ऐसा नहीं होता। लोकसभा हमारा 5 साल बाद जो है विघटित हो जाता है, फिर से नए लोकसभा का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है? तो राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं ये पूछा गया है। तो ये हमने कहा 1/12 सदस्य, 1/12 सदस्य हमने कहा विधान परिषद में, हमने कहा विधानसभा द्वारा चुने जाएंगे। अगला प्रश्न है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हमने कहा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। कौन करते हैं? जब विधायकी का चुनाव होता है, जिसको आप विधानसभा का चुनाव कहते हैं, तो सारे विधायक जब चुनकर जाते हैं तो अपने में से ही एक व्यक्ति को हमने कहा विधानसभा का अध्यक्ष चुनते हैं। तो सही विकल्प होगा हमारा डी। अगला प्रश्न है, विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? तो विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन या विधानसभा का जो चुनाव होता है, या जिसको आप विधायकी का चुनाव कहते हैं, तो जो विधायकी का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, ये हमने कहा
किसकी देखरेख में होता है? तो ये निर्वाचन आयोग की देखरेख में होता है। किसके देखरेख में? निर्वाचन आयोग। मतलब ये चुनाव कौन कराता है? साफ साफ बात है, ये चुनाव कौन कराता है विधानसभा का? तो निर्वाचन आयोग कराता है, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? मतलब कौन इसमें संविधानेतर होने का मतलब कौन संविधानिक संस्था नहीं है इसमें? तो आप देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग आपका एक संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, और चुनाव आयोग ये भी आपका संवैधानिक संस्था है। लेकिन आपका जो नीति आयोग है ये संवैधानिक संस्था नहीं। संवैधानिक संस्था होने का मतलब होता है कि संविधान में उसके बारे में कहा गया हो कि ये संस्था होगी। तो हमने कहा संघ लोक सेवा आयोग आप जानते हैं जो 315 अनुच्छेद में है, सॉरी 315 अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में है? संघ लोक सेवा आयोग 315 अनुच्छेद में हमारे संविधान में। और वित्त आयोग हमने कहा 260 में, 260 में आपका वित्त आयोग है हमारे। और चुनाव आयोग हमने कहा ये आपका जो है 324 में चुनाव आयोग, ठीक है। लेकिन नीति आयोग के बारे में हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। तो संविधानेतर संस्था कौन सी हुई? ये आपकी हमने कहा नीति आयोग, सही विकल्प होगा नीति आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था नहीं हो गया? ये हमारा प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष निर्वाचन किसको कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन उसको कहते हैं जब हम किसी चुनाव में जनता भाग लेती है, जब हम किसी चुनाव में मतदान करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। जैसे प्रधानी का चुनाव होता है ना, जो पंचायत का चुनाव होता है उसमें हम वोट डालने जाते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। विधानसभा का या जिसको हम विधायकी का चुनाव कहते हैं इसमें वोट डालने जाते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनाव कहलाएगा। या लोकसभा का जो चुनाव होता है जिसको हम सांसदीय का चुनाव कहते हैं तो इसमें हम वोट डालने जाते हैं तो ये प्रत्यक्ष चुनाव हो गया, ठीक है। मतलब जनता अपना प्रतिनिधि जो है प्रत्यक्ष रूप से चुन रही है या वोटिंग कर रही है जनता जहां पर, उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। बहुत से ऐसे चुनाव हमारे देश में होते हैं वहां पर जनता भाग नहीं लेती तो उसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, राज्यसभा के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती, या हमने कहा इस प्रकार से उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता भाग नहीं लेती। ये जो सारे चुनाव होते हैं कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष होते हैं। तो जहां जनता भाग लेगी उसको प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा, जहां जनता भाग नहीं लेती उसके प्रतिनिधि चुनते हैं वहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाएगा, ठीक है। तो सही विकल्प होगा हमारा जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना, प्रत्यक्ष निर्वाचन। अगला प्रश्न हमारा भारत में आम चुनाव प्रथम बार कब हुआ? तो हमारे यहाँ आम चुनाव प्रथम बार कब हुआ था? 1951 में हुआ था। 1951 में हमने कहा हमारे यहाँ प्रथम बार जो है आम चुनाव आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न हमारा सरकारी आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारी आयोग का संबंध हमारा किससे है? तो ये हमने कहा किससे? केंद्र राज्य संबंध से। किससे? केंद्र राज्य संबंध से है सरकारी आयोग का संबंध। अगला प्रश्न हमारा संघ सूची का विषय नहीं है। तो संघ सूची का विषय नहीं है ये पूछा गया हमसे। तो पुलिस, शिक्षा, डाक, तार, तो संघ सूची का विषय इसमें कौन सा नहीं है? तो देखिए जो संघ सूची का विषय है वो आपका नहीं पूछा गया है। तो ये पुलिस जो होती है राज्य सूची का विषय होती है, ठीक है। पुलिस राज्य सूची का विषय है आपका जो है संघ सूची का विषय नहीं है। हाँ, पुलिस राज्य सूची का विषय है। बाकी हमने कहा शिक्षा संघ सूची का विषय है, डाक जो डाक सेवा होती है ये संघ सूची का विषय है, तार ये भी संघ सूची का विषय है। लेकिन हमने कहा इसमें जो आपका पुलिस होती है ये राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का विषय। तो पुलिस हमने कहा संघ सूची का विषय नहीं, बाकी सारे जो है संघ सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न हमारा राज्य सूची का विषय नहीं, इसमें पूछा गया राज्य सूची का कौन सा विषय नहीं है। तो पुलिस हमने आपको बता दिया कि ये पुलिस राज्य सूची का विषय है, न्याय भी राज्य सूची का विषय है, जेल भी आपका राज्य सूची का विषय है। लेकिन सीमा जो है ये हमने कहा सीमा आपके राज्य सूची का विषय नहीं, ये संघ सूची का विषय है, ठीक है। जो हमने कहा बॉर्डर होता है जिसको सीमा कहते हैं, बॉर्डर, बॉर्डर आपके संघ सूची का विषय, राज्य सूची का विषय नहीं। बाकी सारे राज्य सूची के विषय हैं। पुलिस, न्याय, जेल बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 8वीं अनुसूची का संबंध हमारे राजभाषा से है। किससे है?
भाषा से 8वीं अनुसूची का संबंध है राजभाषा से। 22 राजभाषाएं हैं हमारे, पूछा था राजभाषाओं की संख्या कितनी है कुल, तो 22 राजभाषाएं हैं, 22। ओके, अगला क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची का संबंध किससे हो गया? भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा कौन सी? हिंदी, हिंदी अंग्रेजी दोनों, अंग्रेजी भारत की कोई राजभाषा नहीं है, तो भारत की राजभाषा कौन सी है? आप जानते हैं भारत की राजभाषा जो है वो है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो आपसे पूछा जाता है भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, और भारत की लिपि कौन है? तो हमने कहा वो है देवनागरी लिपि। ओके, देखिए अगर राष्ट्रभाषा कभी पूछ लिया जाए आपसे कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, हमारे यहाँ कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हाँ, राजभाषा है वो है हिंदी। अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, किस परिस्थिति में की जाती है? बाह्य आक्रमण होने पर, युद्ध होने पर, सशस्त्र विद्रोह होने पर, या इनमें से सभी? तो हमने कहा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, ये हमने कहा बाह्य आक्रमण होने पर भी किया जाता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा, युद्ध अगर किसी से हमारा चल रहा हो तब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह अगर हमारी सेनाओं ने या किसी ने कर दिया हो तो हमने कहा तब भी जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। तो इनमें से सभी, सही विकल्प होगा हमारा इनमें से सभी। अगला प्रश्न हमारा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो जो हमने कहा प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ किस राज्य में लागू हुआ, तो ये लागू हुआ आपका पंजाब में। 1951 में हमने कहा प्रथम बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था किसी राज्य में, वो कहाँ पे? पंजाब के अंदर पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था 1951 में। वर्ष और हमने कहा राज्य दोनों याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है? तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जैसे हमारे 28 राज्य हैं, बाकी जो है 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो हमने कहा केंद्र शासित प्रदेशों पर किसका शासन होता है, ये पूछा गया है। तो केंद्र शासित प्रदेशों पर आपके हमने कहा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का अधिकार होता है। चाहे केंद्र शासित प्रदेशों पर राष्ट्रपति स्वयं शासन करे या हमने कहा नियुक्त प्रशासक के द्वारा उसका शासन कराए, तो ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेशों का शासन चलता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भारत में दलीय व्यवस्था है, तो भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? 2 दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है, क्षेत्रीय दलीय व्यवस्था है, या जातीय दलीय व्यवस्था है? तो भारत में हमने कहा बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था है। आप जानते हैं हमारे यहाँ बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, यहाँ पार्टियों की कमी नहीं है, हजारों पार्टियां हमारे भारत में, इसीलिए हमने कहा भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है? बहुदलीय व्यवस्था है। अगला प्रश्न हमारा भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में राष्ट्रीय दल देखिए दल 2 तरह के होते हैं, एक आपके जो है प्रांतीय दल होते हैं, एक राष्ट्रीय दल होते हैं। तो हमारे यहाँ प्रांतीय दल बहुत सारे हैं, लेकिन राष्ट्रीय दल जो हमने कहा केवल कितने हैं? 2 हैं। राष्ट्रीय दल कितने क्या कहते हैं? 6 हैं। राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी है? 6 है। तो कौन कौन से राष्ट्रीय दल याद रखिएगा, पूछा जाता है राष्ट्रीय दल कौन कौन से है। तो आप जब भी देखेंगे राष्ट्रीय दल तो आपका हमने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है जिसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, और आपकी बीजेपी है, बीजेपी, और तीसरी आपकी हमने कहा आप पार्टी है, आप जिसको हम आदमी पार्टी कहते हैं, और चौथी हमने कहा सीपीआई है, सीपीआई है जिसको हम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं, और हमने कहा 4 पार्टियां हो गई। उसके बाद आपकी बसपा है, बीएसपी जिसको हम कहते हैं बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो हमने कहा भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं? ये हमने कहा 6 राष्ट्रीय दल हैं, ठीक है। एक राष्ट्रीय दल और है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, भूल रहा है, तो याद रखिएगा पूछा जाता है राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं। तो एक कांग्रेस जो आप जानते हैं इसको कांग्रेस, वो राष्ट्रीय दल है, बीजेपी आपकी राष्ट्रीय दल है, आप पार्टी आपकी राष्ट्रीय दल है, सीपीआई आपकी राष्ट्रीय दल है, और बसपा जिसको बहुजन समाज पार्टी कहते हैं वो आपकी राष्ट्रीय दल है, ठीक है। तो ये हमने कहा 6 राष्ट्रीय दल हैं, एक मुझे याद नहीं आ रहा है,
उसको देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है। हमने कहा कोई क्षेत्र है भारत में, उसको अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र घोषित करना है, तो ये अधिकार किसके पास है, तो ये अधिकार हमारे राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है, हमारे राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति हमने कहा जो है जनजाति क्षेत्र घोषित करता है किसी क्षेत्र को। ओके, अगला प्रश्न हमारा, मंडल आयोग का संबंध किससे है। मंडल आयोग जो बना था इसका संबंध किस कार्य से था, तो मंडल आयोग बनाया गया था पिछड़ों के लिए, पिछड़े वर्गों से हमने कहा इसका संबंध है मंडल आयोग का। पिछड़ों को आरक्षण देने की जो बात कही गई थी कि पिछड़ों को कितना या किस प्रकार आरक्षण दिया जाए, ये मंडल आयोग कमीशन आया था, हमने कहा या मंडल आयोग हमने कहा जो आया था उसके द्वारा पिछड़े वर्गों के लिए हमने कहा आरक्षण की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। अगला प्रश्न हमने कहा, संविधान संशोधन के लिए सर्वप्रथम विधायक कहां प्रस्तुत किया गया, तो हमने कहा संविधान संशोधन के लिए सर्वप्रथम जो विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो बिल हमने कहा प्रस्तुत किया गया जाता है, वो कहां प्रस्तुत किया जाता है। संविधान संशोधन अगर करना है तो आप जो विधेयक लाएंगे, जो बिल लाएंगे, सबसे पहले कहां लाएंगे, संसद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, राज्य विधानमंडल में। तो संविधान में कुछ बदलना है, संविधान में संशोधन करना है, तो उसके लिए हमने कहा बिल कहाँ लाया जाता है, तो हमारी संसद में लाया जाता है। कहाँ पे लाया जाता है, संसद में लाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था आपका हमने कहा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वां संविधान संशोधन जो हमने कहा 1976 में किया गया था, 1976 में जोड़े गए हमने कहा समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द। ओके, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अगला है हमारा, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है, तो जो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्विता को बढ़ाना, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार। तो देखिए जो पंचायती राज, जिसको हमने कहा जो प्रधानी का चुनाव वगैरह होता है उसी को पंचायती राज कहा जाता है। तो पंचायती राज का हमने कहा जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, वह स्थानीय स्तर पर हमने कहा लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायत द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है, तो पंचायत द्वारा कौन सा टैक्स लिया जाता है, ये पूछा गया है। तो पंचायत द्वारा हमने कहा मेलों पर, जो स्थानीय मेले होते हैं जो वहां पर टैक्स लिया जाता है, ये पंचायत के द्वारा लिया जाता है, स्थानीय मेलों पर कर। अगला हमारा, पंचायत समिति का गठन होता है, तो पंचायत समिति का गठन होता है प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्राम स्तर पर, मंडल स्तर पर। आप जानते हैं हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में आप देखेंगे हमारे यहाँ 3 स्तर हैं। एक आपका जो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, एक आपका हमने कहा ब्लॉक स्तर पर जिसको प्रखंड कहते हैं, ब्लॉक स्तर पर आपका हमने कहा पंचायत समिति होती है जिसको आप ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव कहते हैं, और उसके बाद जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है, जो जिला पंचायत सदस्य चुने जाते हैं, इसका भी चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से। तो हमने कहा पंचायत समिति का गठन होता है किस स्तर पर होगा, प्रखंड स्तर पर। तो पंचायत समिति आपकी ब्लॉक स्तर पर या प्रखंड स्तर पर होती है। ओके, अगला प्रश्न हमारा, ग्राम सभा का अर्थ होता है, तो ग्राम सभा का हमने कहा ग्राम सभा का अर्थ होता क्या होता है, ग्राम सभा का अर्थ, एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिलाधिकारी से सभी सूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, पंचायत के सदस्य। तो ग्राम सभा किसको कहा जाता है, आप ग्राम सभा सुनते होंगे, बहुत सुने होंगे ग्राम सभा। तो ग्राम सभा का मतलब क्या होता है, तो जो ग्राम सभा का मतलब होता है वो होता हमने कहा ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। तो हमने कहा ग्राम स्तर पर जो वोटर लिस्ट होती है, जितने लोगों का उसमें नाम होता है वह सभी जो है ग्राम सभा के लोग कहलाते हैं, उसी को ग्राम सभा कहा जाता है। निर्वाचक नामावली में जितने नाम है वोटर लिस्ट में, 18 वर्ष जिनकी आयु हो गई है उनका नाम निर्वाचक नामावली में होता है, और वो सारे लोग मिलकर क्या कहलाएंगे, ग्राम सभा कहलाते हैं। आप कुछ और ही समझते हैं ग्राम सभा का। ग्राम सभा का मतलब किसी गांव से नहीं होता, समूह से होता है, जो सारे लोग ग्राम
स्तर पर हमने कहा वोटर लिस्ट में जिनका नाम होता है वो सारे ग्राम सभा के और वो उस भूमि में निवास करते हो। अगला प्रश्न हमारा, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि शासन सत्ता का केंद्रीकरण ना हो। जैसे हमने कहा एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है हमारे यहाँ, और उसके बाद स्थानीय स्तर पर हमने कहा पंचायतों की सरकार होती है, तो इसको कहा जाता है विकेंद्रीकरण। अगर हमने कहा खाली केंद्र सरकार होती तो हमने कहा केंद्रीकरण सत्ता होती, केवल एक सरकार होती। लेकिन हमने कहा हमारे केंद्र से लेकर गांव तक हमने कहा सत्ता का हस्तांतरण होता है। इस प्रकार से हमने कहा जो ये प्रणाली, इसको विकेंद्रीकरण की प्रणाली कहते हैं। तो विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी ये पूछा गया है। इसकी सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता ने, और बलवंत राय मेहता ने ही बताया था कि जो है पंचायतों में हमने कहा जो स्थानीय स्वशासन है वहां पर त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी। एक गांव स्तर पर पंचायत, ग्राम पंचायत होगी, और खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जिला पंचायत होगी। ओके, तो हमने कहा ये जो है आपका पॉलिटी था, और हमने कहा पॉलिटी में आपके हमने कहा सारे टॉपिक आपके इसमें हमने कहा कवर किए गए हैं। आपने पढ़ा होगा या हमने कहा आपने जो पूरा कवर किया होगा वीडियो, तो आप निश्चित रूप से देखे होंगे कि कोई क्वेश्चन आपके यहाँ से छूटेंगे नहीं, सभी टॉपिक यहाँ पर कवर किए गए हों। हमने कहा शुरू से लेकर हमने कहा जो संवैधानिक विकास था हमारा, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर हमने कहा और आपके हमने कहा स्थानीय स्वशासन तक हमने कहा सारे टॉपिक जो हमने कहा इस वीडियो में कवर कर दिया हमने। और मैंने आपसे कहा कि अगर आप जो है इसी को 2-3 बार रिवाइज करके देख लोगे तो हमने कहा आपका जो पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर है वो आपका हमने कहा बहुत मजबूत हो जाएगा। अलग से आपको हमने कहा बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये आप जो है इसको कमेंट करके बताइएगा, और इसको हमने कहा अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा, और हमने कहा जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हमारा आने वाला नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।